Hello students. So today we start unit 8, that is water and electrolyte. So first of all water. So water में अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन वाटर, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में आप किसके बारे में लिखोगे, होम्योस्टेसिस के बारे में लिखोगे, ठीक है। आफ्टर दैट डेफिनेशन, सो water is essential for our life. It is a macronutrient that is made up of two elements. And what are these elements? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है H2O, तो दो हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एंड द टोटल बॉडी वाटर कॉन्स्टिट्यूट 50 to 60% ऑफ द बॉडी वेट। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ वाटर। सो एग्जाम में अगर आपको फंक्शंस ऑफ वाटर आते हैं तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 functions, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स भी देख लेना, ठीक है। और अगर आप फंक्शंस लिखोगे तो सबसे पहले आप हेडिंग्स डालोगे और हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन दोगे, क्लियर है। जैसे इट हेल्प्स टू क्रिएट स्लाइवा, तो इसके बारे में एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है, 2-3 लाइन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्ट टिश्यू, स्पाइनल कोड एंड जॉइंट्स। हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू perspiration, that is sweating, urination and defecation. Helps to maximize physical performance, helps to prevent constipation, promote digestion, helps you lose weight, improve blood oxygen circulation, ठीक है, help to fight of illnesses, help to boost up our energy, ठीक है। तो जब भी फंक्शंस लिखोगे, अगर 5 मार्क्स का आता है तो साथ में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन यही बनेगा, डिफाइन वाटर एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ वाटर, ठीक है, अगर आएगा तो। नेक्स्ट बच्चे आपको अगर सोर्सेज एंड डेली इनटेक आपसे पूछते हैं तो सोर्सेज ऑफ वाटर में आपके 3 आती हैं। दैट फर्स्ट वन इज द बीवरेजेस एंड लिक्विड फूड, सेकंड वन इज द वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फूड एंड नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक वाटर। सो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन सब की, तो बीवरेजेस एंड लिक्विड फूड की 1500 to 1750 ml, एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फूड की 600 to 900 ml, मेटाबॉलिक वाटर की 300 to 350 ml एंड टोटल 2400 to 3000 ml। एंड डेली आउटपुट ऑफ वाटर में बच्चे आउटपुट किसके थ्रू होती है वाटर की, हमारी बॉडी से आउट कैसे होता है वाटर, यूरिन के थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, फीसेस के थ्रू, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू कितना फ्लूइड लॉस होता है, 1200 to 1500, स्किन के थ्रू 700 to 900, लंग्स के थ्रू 400 एंड फीसेस के थ्रू 100 to 200, so total 2400 to 3000 ml। next is the distribution of body water। सो इंट्रावेस्कुलर होती है, इंटरस्टिशियल होती है, ट्रांससेलुलर, इंट्रासेलुलर मींस विद इन द सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मींस आउटसाइड द सेल, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर में आपकी प्लाज्मा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं। इंटरस्टिशियल में स्पेस जो हमारे सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर में CSF, प्लूरल स्पेसिस, साइनोबियल स्पेसिस एंड पेरिटोनियल फ्लूइड स्पेसिस, क्लियर। एंड इंट्रासेलुलर तो विद इन द सेल, एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। So what is electrolytes? Electrolytes are the substances जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, आयंस प्रोवाइड करते हैं इन aqueous solution। So आयंस कौन कौन से होते हैं हमारे, केटाइंस और एराइंस। So केटाइंस will carry the positive charge and anions will carry the negative charge। So here see the examples, HCl, CH3, COOH, NaOH and BaCl2। सो CH3 जब आयंस में डिसोशिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव इज द केटाइन एंड Cl नेगेटिव इज द एनाइन। So categories of electrolytes, so there are two categories of electrolytes. First one is the strong electrolytes and second one is the weak electrolytes. So strong electrolytes further categorized into strong acids, strong bases and salts, and weak electrolytes were further categorized into weak acids and weak bases. So in this slide, the example of the strong electrolyte and the weak electrolytes. See, MgCl2 dissociate into Mg2 positive plus 2Cl negative, and in case of weak electrolytes, CH3CO2H is dissociate into CH3CO2 negative plus H positive. So
What is the difference between the strong electrolyte and weak electrolyte? See, in weak electrolytes equilibrium is present. ठीक है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में भी जा रही है और बैकवर्ड में भी जा रही है, सो दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन योर बॉडी, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये आपके एसेंशियल मिनरल्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं. क्लियर. So what are the functions of electrolytes? Electrolytes maintain acid-base balance. Second one, it contribute to enzyme reactions, and it help to maintain water balance, and it is essential for our neuromuscular activities. Next is the dietary sources of electrolytes. So here electrolytes are found in many foods. कौन कौन से foods होते हैं? Fruits, vegetables, dairy products, nuts and seeds में होते हैं. ठीक है. So the best way to reach and maintain the electrolyte balance inside our body is to take healthy diet. Clear. So the main food sources of electrolytes are fruits and vegetables. However, in western diet a common sources of sodium and chloride is the table salt. So some food that will provide us electrolytes. सोडियम में क्या आ जाएगा आपका? सोडियम कौन कौन से फूड से मिलता है आपको? पिकल्ड फूड, cheese and table salt. Chloride, table salt. Potassium, fruits and vegetables like bananas, avocado and sweet potato. Magnesium आपको seeds and nuts से. Calcium dairy products से. Fortified dairy alternatives and the green leafy vegetables से. और जो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है बाइकार्बोनेट, ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इंक्लूडिंग देम इन योर डाइट. क्लियर. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, कौन कौन सी थी बच्चे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स? अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप कौन कौन सी लिखोगे? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है. और नेक्स्ट सोर्सेज में इन सबके सोर्सेज आप एक्सप्लेन करोगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन में, बॉडी फ्लूइड में फर्स्ट आएगा 40% सॉलिड मैटर होता है, 60% क्या होता है आपका? फ्लूइड होता है. ठीक है, 60% फ्लूइड में से भी 2 to 3 इंट्रासेलुलर होता है, एंड 2/3 इंट्रासेलुलर एंड 1/3 इज एक्स्ट्रा सेलुलर. और उसमें कौन कौन से आता है आपका? 80% इंटरस्टिशियल आता है, 20% सर्कुलेशन. ठीक है, तो here see in this diagram, plasma 8%, intracellular fluid 64%, minor components आपके 3% प्रेजेंट होते हैं, और interstitial fluid आपका 25% प्रेजेंट होता है. तो अगर क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो आप भी ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये डिस्क्रिप्शन लिखोगे. ठीक है. सो यहाँ तक जो भी टॉपिक थे इस चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट अगर आपको मेन क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से आएगा. तो अब हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएंगे मोस्टली. सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं और सॉल्यूशन में, और एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ठीक है, आयंस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से. सो यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा फ्लूइड इम्बैलेंस. ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस में बच्चे तीन चीजें आती हैं आपकी. फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है, जिसे हम हाइपोवोलीमिया भी बोलते हैं. फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, जिसे हम हाइपरवोलीमिया भी बोलते हैं. और वाटर इंटॉक्सिकेशन. सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है. ठीक है, फ्लूइड की कमी हो गई है. ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट it occurs when the fluid intake of the body is not sufficient to meet the fluid needs of the body. So fluid volume deficit hypovolemia should not be confused with the term dehydration, which refers to loss of water alone with increased serum sodium level. Clear. और fluid volume deficit में क्या होता है बच्चे? May occur alone or in combination with other imbalance. Clear. सो हेयर द कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो यहाँ पे आप ठीक करोगे. ठीक है, एक्यूट वेट लॉस बच्चे ये कॉजेज नहीं है, ये साइन एंड सिम्टम है. एक्यूट वेट लॉस, डिक्रीज स्किन टर्गर, वीक एंड रैपिड हार्ट रेट, फीवर,
डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये क्या आपके साइन एंड सिम्टम्स है, ये कॉजेज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कॉजेज में? डायरिया लिखोगे, ठीक है, वॉमिटिंग लिखोगे, ठीक है, जीआई सक्शनिंग लिखोगे, और तो ये सारे कॉजेज आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्या क्या? डायरिया, वॉमिटिंग, जीआई सक्शनिंग और इंटेस्टाइनल ड्रेनेज, ठीक है। दीज आर द कॉजेज ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। बाकी ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये जो है एक्यूट वेट लॉस, डिक्रीज स्किन टर्गर, वीक एंड रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, नोजिया, फीवर, ये सारे क्या है बच्चे? साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉजेज आपको क्या क्या लिखोगे? डायरिया, वॉमिटिंग, intestinal drainage and GI suctioning. Clear? नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बच्चे साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं और क्लिनिकल फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? वेट लॉस, थर्स्ट, चेंजेस इन पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, वीक एंड रैपिड पल्स, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑब्वियस है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो डिहाइड्रेशन तो होगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई पड़ जाती हैं, ठीक है। देखा होगा तुमने, जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट होते हैं उनके लिप्स क्या हो जाते हैं? होंठ सूख जाते हैं, ठीक है, होंठ सूख जाते हैं। और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है हमारी, ठीक है, तो वो भी क्या होती हैं? ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका? डाइट थेरेपी, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, करेक्ट विद ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो आपकी माइल्ड, और अगर किसी को माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो उससे आप किस चीज़ से ठीक कर सकते हो? ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हो, सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? पेडियलाइट एंड रिहाइड्रोलाइट। क्लियर? आईवी थेरेपी दे सकते हो, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हो। टाइप ऑफ फ्लूइड ऑर्डर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन एंड क्लाइंट कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। बट आपने ऐसे ही फ्लूइड जो है वो मतलब नहीं दे देने हैं, पहले तो आपने पेशेंट के पूरी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, अच्छे से पेशेंट का स्टेटस चेक करना है कि कहीं उसे कोई कार्डियोवास्कुलर स्टेटस क्या है, उसका टाइप ऑफ कौन कौन सी टाइप की डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट। तो ये सब देखने के बाद आपने उसे आईवी थेरेपी जो वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हो कौन कौन सी? एंटी डायरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक मतलब, एमएसइस का मतलब क्या होता है बच्चे? एमएसइस, ठीक है, एमएसइस का मतलब होता है वॉमिटिंग, ठीक है। तो एंटी इमेटिक क्या करेगी? वॉमिटिंग को रोकेगी, ठीक है। एंटीपायरेटिक, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? फीवर। तो एंटीपायरेटिक क्या करेगी? फीवर को कम करेगी, ठीक है। तो ये सारी मेडिकेशन आप पेशेंट को देंगे ताकि उसके जो भी सिम्टम्स है वो क्या हो जाए? ट्रीट हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो इफ नीडेड। Monitor electrolyte value and prepare to administer medication to treat an imbalance if present. Clear? नेक्स्ट एज द नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकती हैं? आप क्या करोगे एज ए नर्स? मेजर ऑल फ्लूइड दैट एंटर एंड लीव द बॉडी। सेकंड, चेक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस चेक करोगे पेशेंट का। सीबीसी, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या क्या आता है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट लेवल, ठीक है, एटसेट्रा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करोगे। एसएस फॉर हाइपोटेंशन एंड वीक पल्सेस के लिए पेशेंट को असेस करोगे। असेस रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, चेक ओरिएंटेशन, विजन, हियरिंग, रिफ्लेक्सेस एंड मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। ओरिएंटेशन स्टेटस भी पेशेंट का चेक करोगे कि पेशेंट वेल ओरिएंटेड है टाइम प्लेस और पर्सन की या नहीं है, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ भी चेक करोगे। चेक फॉर वेट चेंजेस एंड चेक फॉर स्किन ब्रेक डाउन एंड गुड ओरल केयर, ठीक है। सो दीज ऑल आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। इंटरवेंशंस का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। सो समझ आ रहा है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का मतलब क्या? इज ऑल्सो कॉल्ड ओवर हाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड। कॉमन कॉजेज क्या होते हैं इसके? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अर्ली रीनल फेलियर, IV therapy, excessive sodium ingestion or corticosteroids. So these all are the causes of the fluid volume excess. So what are the clinical manifestation? Neurological, respiratory, cardiovascular, gastrointestinal system में क्या इफेक्ट
पड़ता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस से। ठीक है। सो चेंजेस इन एलओसी, एलओसी क्या है? एलओसी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। या चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सॉरी। ठीक है, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कंफ्यूजन, हेडेक, सीजर होगा। रेस्पिरेटरी में क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन। कार्डियोवैस्कुलर में बाउंडिंग पल्स हो जाएगी, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज जेबीडी। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ S3 टेकिकार्डिया। ठीक है। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा? एनोरेक्सिया और नोजिया। ठीक है। एडीमा। ठीक है, डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा। ठीक है। कौन सा होगा? पिटिंग एडीमा होगा। ठीक है। एडीमा भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पिटिंग और नॉन पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा में क्या होगा? जब आप प्रेस करोगे, अगर किसी को एडीमा है, ठीक है, आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जो, जब आपने स्किन प्रेस की तो वो स्किन नीचे ही रहेगी, तो वो दैट इज द पिटिंग एडिमा। और अगर आपने प्रेस किया और आपने अपनी फिंगर हटाई तो फिर से वो स्किन जो है वो ऊपर आ गई, दैट इज नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या करोगे आप? सीरम सोडियम लेवल अगर लेस देन 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड डिक्रीज्ड हीमोक्रीट होगा। ठीक है। सोडियम लेवल कितना होगा? लेस देन 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड हीमोक्रीट लेवल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस में क्या आएगा? ड्रग थेरेपी दोगे और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस डायरेटिक में भी ऑर्डर्ड इफ रीनल फेलियर इज नॉट द कोज। ठीक है। डायलिसिस पेशेंट, डायरेटिक्स क्या करती है? डायरेटिक्स क्या करती है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया, मतलब बॉडी में फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन हो गई है, ठीक है। तो डायरेसिस क्या करती है? डायरेसिस जो ड्रग्स होती है बच्चे, वो इंक्रीज करती है यूरिन आउटपुट को। ठीक है। तो हम पेशेंट को डायरेसिस देंगे ताकि उसकी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो और बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो? कम हो। बट हम डायरेसिस देने से पहले ये देख लेंगे कि रीनल फेलियर तो नहीं कॉज है इसका। ठीक है, उस केस पे नहीं देंगे। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम एंड सलाइन इनटेक एंड वेट चेक करोगे। नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या आ जाएगा? मोनीटर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोवास्कुलर, रीनल, इंटेग्यूमेंट्री। ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री स्किन एंड गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस चेक करोगे पेशेंट का। ठीक है। प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड ओवरलोड एंड रिस्टोर द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। ठीक है। एडमिनिस्टर करोगे डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स टिपिकली आर प्रिस्क्राइब फर्स्ट टू प्रिवेंट द सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम लोग जो वो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। जब नेक्स्ट ईयर आप फार्मा में पढ़ोगे, ठीक है, फार्मा पैथोजेनेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, फार्मा पैथोजेनेटिक्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन में आप लोग डायरेसिस पढ़ोगे। ठीक है। तो डायरेसिस भी बच्चे टाइप्स की होती है, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स होती हैं, ठीक है, और भी डायरेटिक्स होती है, तो वो सारी डायरेटिक्स आप पढ़ोगे। ठीक है। तो हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में कौन से डायरेटिक्स देते हैं? ऑस्मेटिक डायरेटिक्स देते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड, आपने डायरेटिक देखी होगी, एक आपने एम्प्यूल देखा होगा लैसिक्स का, लैसिक्स और फ्रूसामाइड का, तो वो क्या आपकी डायरेटिक है। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक एज प्रिस्क्राइब, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। जब भी फ्लूइड इम्बैलेंस की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने नर्सिंग इंटरवेंशन में ये पक्का लिखना है कि आप इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो पेशेंट का वो मेंटेन करोगे। ठीक है। और उसका वेट भी मॉनिटर करोगे। ठीक है। Monitor electrolyte values and prepare to administer medication to treat the imbalance if present. Next टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे थे आपके, तो उसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन बहुत आया था। ठीक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन से का क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जितने का भी आया था। ठीक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन में से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और ओवर हाइड्रेशन, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्लूइड इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होता है बच्चे? ऑल्सो नोन एज हाइपर हाइड्रेशन और वाटर पॉइजनिंग भी हम इसे बोलते हैं, और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी हम लोग इसे बोलते हैं। पोटेंशियली फैटल मेडिकल कंडीशन होती है इन विच इंडिविजुअल इनटेक ऑफ वाटर इज एक्सीड्स। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? नोजिया, फटीग, हेडेक, मसल स्पाज्म, डिसोरिएंटेशन हो जाती है, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। ट्रीटमेंट में क्या आता है आपका? माइल्ड इंटॉक्सिकेशन में रिमेन असिम्प्टोमेटिक एंड रिक्वायर ओनली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है।
जो माइल्ड इंटॉक्सिकेशन हो अगर, तो उसमें कोई भी सिम्टम जो है वो अराइज नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ क्या नीड होता है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखें, ठीक है। अगर सीवियर वाटर इंटॉक्सिकेशन है तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, डायरेटिक्स दोगे। डायरेटिक्स क्या करती है, मैंने आपको बताया था, डायरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो डायरेटिक्स टू इंक्रीज यूरिनेशन विच आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर एक्सेस ब्लड वॉल्यूम। और नेक्स्ट क्या दे सकते हो, वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो वेजोप्रेसिन कहाँ पे पढ़ा है हमने, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू हार्मोन सिक्रीट करती है, सॉरी करती है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन क्या आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है। वेजोप्रेसिन क्या आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है, जो वेजो, अगर यहाँ पे लिखा होता वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब जो वेजोप्रेसिन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब उसकी तरह ही काम करेगा, एंटी डायरेटिक एक्टिविटी ही शो करेगा। एंटागोनिस्ट मतलब उसके अपोजिट काम कर रहा है। अगर वेजोप्रेसिन क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, तो हम वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे ताकि वो क्या करे, एंटी डायरेटिक मतलब यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट इसके अपोजिट क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। तो वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गए, ये भी आप फार्मा में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में बच्चे क्या क्या आता है आपका, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से थे आपके, फर्स्ट क्या था, सोडियम था। तो अगर सोडियम का लेवल डेफिसिट हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो मतलब डिक्रीज, नेट्री मतलब सोडियम, मिया मतलब ब्लड, ठीक है। तो जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया इज अ सीरम सोडियम लेवल दैट इज बिलो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट आप लोगों को सभी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जितने मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी कल को अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो रिपोर्ट देख के ऐसे मतलब पता कर सकते हो कि हाँ, इसके नॉर्मल वैल्यूज वैसे रिपोर्ट में लिखी होती है एक साइड पे, और डेफिसिट हुआ या एक्सेस हुआ वो भी लिखा होता है, ठीक है। बट नॉर्मल वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, जब सीरम सोडियम लेवल इज बिलो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं इसके, एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है, डायरेटिक्स, ठीक है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर, एक्सेसिव डायरिया, ठीक है, हार्ट किडनी एंड लीवर प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन, इनएडिक्वेट सॉल्ट इनटेक, ठीक है, फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ही होते हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाएगा आपका, हेडेक, मसल वीकनेस, एपैथी, पोस्टरल हाइपोटेंशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और वेट लॉस हो जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम इसकी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इफ क्लाइंट हैज हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से अगर हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो इनटेक ऑफ फ्लूइड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अलो द सोडियम टू रिगेन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, इफ सीरम सोडियम लेवल फॉल बिलो 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देन सोडियम रिप्लेसमेंट इज नीडेड, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब फार्मा मतलब ड्रग्स से रिलेटेड, फॉर क्लाइंट विद मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया दैट इज 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आईवी सलाइन सॉल्यूशन दे सकते हो आप, ठीक है, 0.9% NaCl, ठीक है। और रिंगर लैक्टेट देखी होंगी आपने, रिंगर लैक्टेट भी, ठीक है, नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हो और रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हो। when the serum sodium level is 115 milliequivalent per liter or less, a concentrated saline solution such as 3% NaCl is indicated, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये याद रखोगे कि हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, सोडियम का लेवल जो है वो ब्लड में अगर कम हो जाए, ठीक है,
135 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से अगर कम हो जाए, ठीक है। मेन कॉजेज लिख दो के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख दो के, और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो। मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपली आप लिखोगे कि हम आईवी थेरेपीज वगैरह दे सकते हैं, एनएस दे सकते हैं, आरएल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या है, वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में जब कम हो जाता है, बिलो 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है, और 8.5 mg पर डीएल से अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, उसे हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसके, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है अगर तो, ठीक है। रीनल फेलियर विद हाइपर फोस्फेटीमिया, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, स्पेलिंग देख लेना एक बार, हाइपरफोस्फेटीमिया, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, बर्न, कुशिंग डिजीज और हाइपोपैराथायरोडिज्म है, ठीक है। मेडिकेशन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। एसिड बेस में आप ये पढ़ते हो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये आप नेक्स्ट पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका क्या आता है, न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, टैटनी सिम्टम्स, ट्विचिंग अराउंड माउथ, टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ फिंगर्स, फेशियल स्पाज्म और कन्वर्जन्स। रेस्पिरेटरी में आपका डिफिकल्टी इन, डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लेरिंजियल स्पाज्म। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस और डायरिया होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिसरिथमिया और पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या में क्या आ जाएगा, सबसे पहले पॉइंट आप यही लिखोगे कि आप कॉज को डिटरमाइन करोगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया इज यूजुअली करेक्टेड विद ओरल कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो, कैल्शियम लैक्टेट और कैल्शियम क्लोराइड प्रोवाइड कर सकते हो। अगर अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो, ठीक है। Administer calcium supplement 30 minutes before meal for better absorption and with glass of milk because vitamin D is necessary for the absorption of calcium from the intestine, ये हम सब जानते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, इंट्रावीनस कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकानेट 10% इज गिवन स्लोली टू अवॉइड द हाइपरटेंशन। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड अदर एरिथमियाज, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नर्सिंग फाउंडेशन में वाइटल साइंस, ठीक है, तो उसमें जिन्हें हम लोग कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं, तो उसमें आपने पढ़ी होंगी टर्म्स, ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, ब्रेडीपीनिया, टेकीपीनिया, ठीक है, एपनिया, ऑर्थोपीनिया। Chronic or mild hypocalcemia can be treated in part by having the client consume a diet that is high in calcium, for example cheese, milk और spinach. नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, गैस्ट्रो स्टेटस जो है वो मॉनिटर करोगे, ठीक है। और क्लाइंट को कार्डिक मॉनिटर में प्लेस करोगे, ठीक है। मतलब कार्डिक मॉनिटर लगाएंगे हम क्लाइंट को, ठीक है। एडमिनिस्टर करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट ऑरली और कैल्शियम इंट्रावेनसली भी कर सकते हो, आईवी भी कर सकते हो। When administering calcium intravenously, warm the injection solution to body temperature before administration and administer slowly and monitor the electrocardiographic changes and monitor for hypercalcemia. Clear? Next क्या कर सकते हो आप, medication administer करोगे that will increase the calcium absorption, that is vitamin B, vitamin D, aid in the absorption of calcium from the intestinal tract, हमने पीछे भी पढ़ा अभी ये। And initiate seizure precautions. And next is the keep 10% calcium gluconate available for the treatment of acute calcium deficit. And last one is the instruct the client to consume foods high in calcium. नेक्स्ट इज द हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया ऑब्वियस है कि कैल्शियम का लेवल जो है वो ओवर हो जाएगा 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, और 11 mg पर लीटर से। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, मीन्स कॉजेज क्या होते हैं, मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स, ब्रेस्ट, ओवेरियन, प्रोस्टेटिक, ब्लैडर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर एंड किडनी। क्लियर? हाइपर पैराथायरोडिज्म, थाइजाइड डायरेटिक थेरेपी, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो जाता है, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट एंड विटामिन डी की वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है इसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, दैट इज एनोरेक्सिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। न्यूरोमस्कुलर में क्या आता है आपका, माइल्ड और मॉडरेट हाइपरकैल्सीमिया स्टेट, दैट इज वीकनेस, सीवियर हाइपरकैल्सीमिक स्टेट, एक्सट्रीम लिथार्जी। कार्डियोवैस्कुलर में डिसरिथमिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेंड हो जाएगा, और क्यूटी इंटरवल
क्या हो जाएगा, लेंथनड हो जाएगा। ठीक है, ईसीजी में आपने पढ़ी होंगी पी क्यू आर एस टी वेव्स। ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस टी, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव्स। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल में बोन पेन और फ्रैक्चर। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजी एनालिसिस जब हम करेंगे तो पीएच लेस देन 7.45 हो जाएगा। सीरम कैल्शियम का लेवल देखेंगे तो वो इंक्रीज होगा 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और ग्रेटर देन 11.5 mg पर डीएल। HCO3 का लेवल जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मेडिकल मैनेजमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप कोर्स को डिटरमाइन करोगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इंटरवें आईवी थेरेपी दे सकते हो, नॉर्मल स्लाइन दे सकते हो। नॉर्मल स्लाइन गिवन रैपिडली विद फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड क्या आपका अभी मैंने डिस्कस किया था, फ्रूसामाइड को हम लेसिक्स भी बोलते हैं। ये क्या डायरेटिक है, ताकि आप फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट कर सको। आईवी स्लाइन मतलब नॉर्मल स्लाइन में आप क्या डाल दोगे, फ्रूसामाइड डाल दोगे, ताकि क्या हो, फ्लूइड ओवरलोड जो वो प्रिवेंट हो जाए और प्रमोट करे यूरिन कैल्शियम के एक्सक्रीशन को। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दे सकते हो ताकि डिक्रीज कैल्शियम लेवल बाय competing with vitamin D and thus resulting in decreased intestinal absorption of the calcium. If the cause is if the cause is excessive use of calcium or vitamin D supplement or calcium containing antacid, these agents should be either avoided or used in a reduced doses. ठीक है, तो मतलब कॉज में हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर एक्सेसिव यूज करें उसकी वजह से भी हो सकता है, तो हमें ये जो चीज ये जो है एक्सेसिव यूज करना है, इनका अवॉइड करना है। ठीक है, अ न्यूअर फॉर्म ऑफ ड्रग थेरेपी इज etidronate D-sodium. This drug reduces serum calcium by reducing normal and abnormal bone reabsorption of the calcium and secondarily by reducing the bone formation. नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप मॉनिटर करोगे कार्डियो रेस्पिरेटरी न्यूरो गैस्ट्रो स्टेटस ऑफ द पेशेंट और प्लेस द क्लाइंट ऑन अ कार्डिक मॉनिटर। डिसकंटिन्यू करोगे आईवी इन्फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम एंड ओरल मेडिकेशन दैट विल कंटेनिंग कैल्शियम और विटामिन डी। ऐसी मेडिकेशन नहीं दोगे पेशेंट को, ऐसे इन्फ्यूजन नहीं दोगे जिसमें कैल्शियम हो। ठीक है, डिसकंटिन्यू करोगे थायजाइड डायरेटिक एंड रिप्लेस विद डायरेटिक्स दैट इनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, एडमिनिस्टर करोगे मेडिकेशन जो इनहिबिट करे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द बोन, लाइक फोस्फोरस कैल्सिटोनिन बाइफॉस्फेट्स फोस्फोनेट्स सॉरी बिसफोस्फोनेट्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स दोगे। एस्पिरिन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दैट इज नसेड्स। ठीक है, prepare the client with severe hypercalcemia for the dialysis if medication fail to reduce the serum calcium level। ठीक है, अगर मेडिकेशन वर्क नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को प्रिपेयर करोगे डायलिसिस के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फूड दैट इज हाई इन और रिच इन कैल्शियम। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो कहाँ से बनेगा, फ्लूइड इम्बैलेंस में जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई कौन कौन सी। फ्लूइड इम्बैलेंस में आपका एक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आता है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन, और एक फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आता है दैट इज ओवर हाइड्रेशन, और एक वाटर इंटॉक्सिकेशन आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बनेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा कुछ पूछेगा एग्जामिनर तो कहाँ से क्या पूछेगा आपसे, वाटर फंक्शंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये पूछ सकता है, बट आपने पढ़ना पूरा चैप्टर है। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।